Hello students. So let's continue our chapter 6 from civics, understanding criminal justice system. So in the previous video, we discussed about the different roles of police, public prosecutor, defense lawyer, and judge. We saw read a storyboard in which we saw the different roles played by these four, and these four are the players in four key players in the criminal justice system. So let's continue the chapter and we will discuss individually the role of each. What? So we will start from what is the role of the police in investigating a crime. मीन्स हमने इन चारों के रोल के बारे में एक जो स्टोरी बोर्ड पढ़ा उसमें देखा कि कैसे कैसे इन्होंने अपने अपने रोल्स को प्ले किया, लेकिन अब हम इंडिविजुअली वन बाय वन इनके रोल को फिर से थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं. So we will start. What is the role of the police in investigating a crime? One important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime, and investigation includes recording of statements of witnesses and collecting different kinds of evidence. कि अब हमने कहा कि पुलिस का रोल क्या है, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है या रोल है पुलिस का वो क्या है कि टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना. अगर कहीं पे कोई क्राइम हुआ है तो उसकी सही तरीके से जांच पड़ताल करना, तो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है पुलिस का. और उस इन्वेस्टिगेशन में या उन्होंने जो जांच पड़ताल की है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए कि जो गवाह हैं उनकी, जो विटनेसेस हैं सब, उनकी गवाह होने, जो गवाह हैं उनके स्टेटमेंट जो उन्होंने सबूत दिए हैं या फिर जो बयान दिए हैं वो रिकॉर्ड करने चाहिए. अलग अलग तरह के सबूतों को इकट्ठा करना चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन. और जब वो कहीं पे कोई क्राइम हुआ और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, तो उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे जो उन्होंने जांच पड़ताल की, उस बेसिस पे, उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे पुलिस इस कंक्लूजन पे जाती है तो कोई भी ओपिनियन बना सकती है. If the police think that the evidence points to the guilt of the accused person, then they file a charge sheet in the court. जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और पुलिस को क्या लगता है कि जो उन्हें एविडेंसेस मिले वहां से, उन एविडेंसेस से ये पता चले कि जो पर्सन है वो कैसा है, गिल्टी है, एक्यूज्ड पर्सन जिसके खिलाफ केस चल या जिसकी उन्होंने जांच पड़ताल की है वो कैसा है, एक गुनहगार व्यक्ति है, तभी वो क्या करेंगे, कोर्ट में जाके चार्जशीट को फाइल करते हैं. As stated at the beginning of this chapter, it is not the job of police to decide whether a person is guilty or innocent. That is for the judge to decide. जैसा कि हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि ये पुलिस की ड्यूटी नहीं है, या पुलिस डिसाइड नहीं करेगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने अरेस्ट किया है वो गिल्टी है या फिर इनोसेंट है. इट इज द रोल ऑफ द जज. ये कौन डिसाइड करेगा, जज. पुलिस का काम केवल क्या है कि उसको अरेस्ट करना और इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेट करना जो जगह पे, जिस जगह पे क्राइम हुआ है उसके बारे में. यू रीड इन यूनिट 2 अबाउट द रूल ऑफ लॉ. एक वर्ड देखिए यहाँ पे आया, क्या है वो, ये देखो यहाँ पे, रूल ऑफ लॉ. इसका मतलब क्या है, रूल ऑफ लॉ, which means that everyone is subject to the law of the land. This includes the police. और कि सबके लिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो लॉ, नियम सबके लिए कैसे हैं, एक बराबर है. और इससे पुलिस कोई अलग नहीं है कि पुलिस के लिए कोई अलग रूल्स हो, पुलिस भी उसी में इंक्लूड है. दिस इंक्लूड द पुलिस, कि जो रूल्स बनाए गए हैं, जो लॉ बनाए गए हैं वो पुलिस भी उसी के अंडर आती है. देयरफॉर police investigations always have to be conducted in accordance with law and with full respect of human rights. इसीलिए पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करती है वो कैसे होने चाहिए, पूरे नियम के अंदर, विद इन लॉ, मतलब जो कानून है उसके अंदर में रहकर, साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स को, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका रिस्पेक्ट करते हुए पुलिस क्या करे, इन्वेस्टिगेशन करे. The Supreme Court has laid down guidelines that the police must follow at the time of the arrest. कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं
कि जब पुलिस क्या करती है, किसी को अरेस्ट करती है, उस समय उन्हें कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अरेस्ट क्या गाइडलाइंस कब करनी, अरेस्ट करते समय। डिटेंशन एंड इंटरोगेशन, कि जब उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है तब, तो कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। पुलिस के पास एक कोई राइट नहीं है, उनको ये अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को जिसको उन्होंने अरेस्ट किया उसको टॉर्चर करें, परेशान करें, किसी को गोली मार दें। कब, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जब वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन द पुलिस हैज नॉट राइट टू टॉर्चर और बीट या फिर शूट एनीवन। They cannot inflict any form of punishment on a person even for petty offenses। और पुलिस इतना ही नहीं, बल्कि पुलिस का ये भी है कि वो किसी भी तरह का, जब उसने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है, किसी पर्सन को अरेस्ट किया है, तो उसे कोई पनिशमेंट दे सके, ये राइट भी पुलिस के पास में नहीं है। Article 22 of the Constitution and criminal law guarantees to every arrested person the following fundamental rights। जो हमारा आर्टिकल 22 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बताता है कि कुछ क्रिमिनल लॉ, केवल हमारा आर्टिकल 22 नहीं बल्कि क्रिमिनल लॉ भी कुछ गारंटी देता है कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, किसी पर्सन को, तो उसकी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो उसे वो मिलने चाहिए। और वो कौन कौन से हैं, देखिए हम देखते हैं वन बाय वन। The right to be informed at the time of arrest of the offense for which the person is being arrested। जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, जिस समय उसको अरेस्ट किया गया, तो ये उसको बताया जाए कि उसे किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसने कौन सा गुनाह किया है, कौन से मतलब इसलिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति को नॉलेज होनी चाहिए। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। नेक्स्ट क्या है, कोई गाइडलाइंस जो दी गई उसमें क्या है कि जब हमने किसी को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, तो विद इन 24 आवर्स उसको कहाँ करना है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, कि मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट करना है। थर्ड क्या है, द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। जब पुलिस ने किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया है ड्यूरिंग अरेस्ट, उसके पास ये राइट नहीं है कि उस व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार किया जाए, उसको जब कस्टडी में कहते रखा गया है तब उसके साथ मारपीट की जाए, उसको टॉर्चर किया जाए, तो ये पुलिस के पास राइट नहीं है। तो ये आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटीज कि कुछ फंडामेंटल जो राइट्स हैं ये लोगों को मिलने चाहिए, अधिकार है। किसी को हमने अरेस्ट किया तब भी उसको ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। Confessions made in police custody cannot be used as evidence against the accused। और जिस समय पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है, उस समय जब वो चार्जशीट बनाते हैं, उस समय उसने जो भी गवाही दी है, जो भी कन्फेक्शंस किए हैं, कबूल किया है, उसको एक प्रूफ के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। और उसको क्यों नहीं यूज किया जा सकता, उसका रीजन ये है कि कई बार लोग क्या करते हैं, पुलिस के डर से या पुलिस की मार से डर कर झूठे को भी, अगर उन्होंने गुनाह नहीं किया, गलती नहीं की, तो भी उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, या डर से किसी के खिलाफ भी कोई झूठी गवाही भी दे सकते हैं पुलिस के डर से। तो उस समय जो भी उन्होंने कन्फेस किया है उसको कैसे एक एविडेंस के रूप में हम नहीं देख सकते। A boy under 15 years of age and woman cannot be called to the police station only for questioning। एक ऐसा बच्चा जो 15 साल से कम है जिसकी एज, या कोई भी लेडी मीन्स वुमेन, किसी महिला को पुलिस स्टेशन में क्वेश्चंस करने के लिए, मतलब उससे कुछ सवाल जवाब करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। तो ये तो हमारे आर्टिकल 22 में जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 है उसमें जो कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि किसी व्यक्ति को जब अरेस्ट करते हैं तो ये सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स दैट द पुलिस एंड अदर एजेंसीज हैव टू फॉलो फॉर द अरेस्ट। कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और कुछ तरीके, या कुछ कहेंगे कि एजेंसीज के लिए, पुलिस और एजेंसीज के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि जब उसको अरेस्ट किया जा रहा है किसी व्यक्ति को, तो वो कौन कौन सी हैं, और उसको एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं DK वासु गाइडलाइंस। कि इनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है उसको हम पढ़ते हैं DK वासु गाइडलाइन में। पहला क्या है, द पुलिस ऑफिसर्स हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंट्रोगेशन should wear clear, accurate and visible identification and name tag
with their designation. जब पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है या उसको अरेस्ट करके कहीं ले जा रहे हैं कोर्ट में पेश करने के लिए, उस समय क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति ने जो भी यूनिफॉर्म पहनी है उस पे उसका नाम, नेम प्लेट होती है, उस पर नाम क्लियरली लिखा होना चाहिए। वो किस रैंक का है, सब इंस्पेक्टर है कि इंस्पेक्टर है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, या कोई कांस्टेबल कौन है, वो और उसकी पहचान, आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। A memo of arrest should be prepared at the time of arrest and should include the time and date of arrest. जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया तो एक मेमो प्रिपेयर करना चाहिए जिसमें क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए कि उसे कब, किस टाइम पे, कौन सी डेट पे अरेस्ट किया गया। It should also be attested by at least one witness who could include a family member of the person arrested. अब पुलिस ने जब किसी को अरेस्ट किया है तो उसको अटेस्ट भी, मतलब उससे एक सिग्नेचर होने चाहिए गवाह के रूप में कि आपने किसी को अरेस्ट किया, तो एक गवाह के रूप में एक अटेस्टेड भी होनी चाहिए, मतलब किसी के सिग्नेचर होने चाहिए। वो उस जिसको अरेस्ट किया है उसका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। The arrest memo should be countersigned by the person arrested. और जिसको अरेस्ट किया है उसके साइन भी उस मेमो पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पुलिस ने किसी को अरेस्ट करके कुछ भी लिख दिया, किसी के भी साइन ले लिए, तो जिसको अरेस्ट किया उसके साइन भी उसमें होने चाहिए। एक इसमें कहा है डीके वासु गाइडलाइंस जो है उसमें सारी चीजों को बताया गया। The person arrested, detained or being interrogated has a right to inform a relative, friend or well-wisher. जिस समय जिसको अरेस्ट किया गया है उस व्यक्ति को ये अधिकार है, जैसे हम किसी भी पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसके पास ये राइट है कि वो अपने किसी रिलेटिव को, किसी दोस्त को या जो उसके चाहने वाले हैं उसको इन्फॉर्म कर सके कि उसको ऐसे ऐसे अरेस्ट कर लिया गया, तो उसकी जानकारी उनको दे सके। When a friend or relative lives outside the district, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by police within 8 to 12 hours after arrest. और कई बार ऐसा होता है कि किसी को अरेस्ट किया गया पर उसके रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स कहाँ रहते हैं, जिले के बाहर रहते हैं। उस समय क्या करना है, जो मेमो बन उसमें क्या है, टाइम भी है, प्लेस भी, कब अरेस्ट किया गया, किस जगह से उसको अरेस्ट किया गया है, तो ये सारी 8 से लेके 8 to 12 आवर्स, जब आवर्स हमने उसको अरेस्ट किया, विद इन उस टाइम में उसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तो डीके वासु गाइडलाइंस थी जिनके बारे में हमने पढ़ा या देखा। अब हम फिर से किस पे आते हैं, जो हमने अपने पहले वाले वीडियो में शांति की और मिस्टर सिंधे की एक स्टोरी पढ़ी थी, उस पर आते हैं और कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे नाउ लेट अस रिटर्न टू द स्टोरी ऑफ शांति एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। When Shanti was arrested for theft, S.I. Rao also kept her brother Sushil in the police lockup for 2 days. क्या देखा हमने उसकी शांति की स्टोरी में कि जब शांति को अरेस्ट किया गया, एसआई राव ने उसको अरेस्ट करके जेल में रखा, तब उसके भाई को भी, जिसका नाम क्या था, सुशील, उसको भी पुलिस लॉकअप में कितने दिन रखा गया, 2 दिन के लिए रखा गया। वॉज इट लीगल फॉर द पुलिस टू डिटेन हिम? तो ये क्या सही था, पुलिस को ऐसा करना चाहिए था क्या कि उसके भाई, शांति पे चोरी का इल्जाम लगा, उसके भाई को जेल में क्यों रखा? डज इट वायोलेट द डीके वासु गाइडलाइन? जब आपने ये स्टोरी पढ़ी तो क्या डीके वासु गाइडलाइंस में जो गाइडलाइंस दी गई है, रूल्स लिखे गए हैं, तो ये एसआई इंस्पेक्टर ने या सब इंस्पेक्टर राव ने जो किया वो क्या करते हैं, डीके वासु गाइडलाइंस को वायोलेट करते हैं कि नहीं? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। नेक्स्ट, डिड सब इंस्पेक्टर राव डू इनफ टू क्वेश्चन witnesses and compile evidence before arresting Shanti and filing a case against her? जब शांति पे चोरी का इल्जाम लगाया तो जो सब इंस्पेक्टर राव थे उसने क्या, उसका कंप्लेन लिखते समय या एफआईआर जब उसकी लिखी जा रही थी, उसको अरेस्ट किया गया, तब पूरी तरह से जांच पड़ताल ठीक से की, कंपाइल एविडेंस मतलब सही सबूत जुटाने की कोशिश की कि नहीं, कि भाई सच में इसने चोरी की है कि नहीं, एविडेंस उसने इकट्ठे करने की कोशिश की कि नहीं। In keeping with the duties of the police as stated above, what else do you think Sub Inspector Rao could have done as part of his investigation? अगर हम कहें कि उसे अपनी ड्यूटी को ध्यान में रखकर आप बता सकते हैं कि उसको क्या क्या चीजें करनी थी सब इंस्पेक्टर को उसको अरेस्ट करने से, शांति को अरेस्ट करने से पहले।
अब ये तो हमने 2 क्वेश्चन आपसे किए, आपको अपने आप इसके जवाब देने हमने एक्सप्लेन किया था, तो आप खुद सोचिए कि इसका क्या रिजल्ट होता। अब हम एक और डिफरेंट सिनेरियो में आते हैं। नाउ लेट अस टेक अ स्लाइटली डिफरेंट सिनेरियो। एक तो हमने शांति का पढ़ा, लेकिन अब हम क्या करते हैं, एक दूसरी तरह से सोच कर देखते हैं। केवल फिक्शनल है, ये फिक्शन है ना। Shanti and her brother Sushil go to the police station to complain that Mr. Sindhe's 20-year-old son had stolen rupees 15,000 that they had been saving up. अब सपोज कीजिए कि इसका उल्टा होता। अभी तो शांति पे चोरी का इल्जाम लगा, ये भी हो सकता था एक डिफरेंट सिनेरियो में हम इसको इमेजिन करके देखें कि सपोज कीजिए शांति और उसका भाई सुशील वो पुलिस स्टेशन जाते और क्या कंप्लेन करते कि मिस्टर सिंधे का जो 20 साल का बेटा है उसने क्या किया है, उन्होंने अभी तक अपनी जो सेविंग की थी 15,000 रुपए, वो उसके बेटे ने 20 साल के बेटे ने मिस्टर सिंधे के बेटे ने चुरा लिया। तब आपको क्या लगता क्या होता? डू यू थिंक दैट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन विल प्रॉम्प्टली लॉज एन एफआईआर? अगर ऐसा होता तो आपको क्या लगता कि जो सब इंस्पेक्टर राव थे वो एकदम से एफआईआर लिखवा देते? अगर शांति और उसके भाई जाते वहां पे कंप्लेन करने, तो ऐसा होता पॉसिबल था कि प्रॉम्प्टली कि बिल्कुल वो एफआईआर लिख देते? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता। List a few factors that in your opinion may influence the decision of the police to register or not register an FIR. अब आपको खुद कुछ ऐसे फैक्टर्स को बताना है, अगर लिखता तो क्यों लिखते, नहीं लिखते तो उसके क्या रीजंस होते, ये आपको डिस्कस करके बताएंगे कि क्या होता। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मीन्स FIR, शॉर्ट में हम बोलते हैं FIR। अब FIR क्या है? It is with the registration of an FIR that the police can begin their investigations into a crime. FIR means first information report. जब ये फाइल हो जाती है कि एक रजिस्ट्रेशन है ना, कि FIR अगर पुलिस में जाके लिखा दी, पुलिस ने FIR लिख ली है, तो पुलिस फिर क्या करती है, उसके बाद ही वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जिस जगह पे कोई क्राइम हुआ, जो क्राइम हुआ है उसके बारे में जांच पड़ताल शुरू करेगी। The law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR whenever a person gives information about a cognizable offense. तो अभी कहा गया है कि ये हमारा जो नियम वो क्या बताता है, लॉ स्टेट क्या करता है कि कंपलसरी है किसी भी ऑफिसर के लिए या ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन में है, कि अगर कोई व्यक्ति आया है अपनी कंप्लेन लिखाने तो उसकी क्या है, FIR लिखी जाए। This information can be given to the police either orally or in writing. और जो FIR लिखाने आया तो क्या ओरली भी बोल सकता है या उसको रिटर्न में भी अपनी कंप्लेन लिखा सकता है। The FIR usually mentions the date, time and place of the offense, details of the basic facts of the offense including a description of the event. और जब FIR लिखते हैं तो उसमें यूजुअली क्या है मेंशन क्या किया जाता है, डेट, टाइम, किस जगह पे ये ऑफेंस या गुनाह हुआ, डिटेल ऑफ द बेसिक फैक्ट ऑफ द ऑफेंस, कि जो गुनाह हुआ उसके बेसिक रिक्वायर्ड फैक्ट्स क्या थे, और इन डिस्क्रिप्शंस भी होता है उस इवेंट के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। इफ नोन द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन एंड विटनेसेस इज आल्सो मेंशन्ड, कि किसको हमने जो एक्यूज्ड पर्सन जिसको क्या किया है वहां से अरेस्ट किया गया है उसके बारे में, गवाहों के बारे में, वो सारी चीजें भी FIR में मेंशन की जाती है। The FIR also states the name and address of the complainant। और FIR में क्या होता है कि FIR में ये भी जो कंप्लेन कर रहा है उसका नाम और उसका एड्रेस भी मेंशन किया जाता है। There is a prescribed form in which the police registered an FIR and it is signed by the complainant। एक फॉर्म होता है जिसके एक पूरा प्रेस्क्राइब फॉर्म है जिसपे क्या करती है पुलिस, एक FIR लिखती है और जो कंप्लेन कर रहा है उसके बाद में उसके सिग्नेचर भी लिए जाते हैं। The complainant also has the legal right to get a free copy of the FIR from the police। और जो शिकायत कर रहा है उसका ये अधिकार है कि उसने जो FIR लिखाई है उसकी एक कॉपी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई पैसे नहीं देने, एक कॉपी उसके पास भी होगी। अगर नहीं होगी तो वरना क्या होगा, पुलिस क्या करेगी, उसमें कुछ भी चीजों को ऐड कर देगी FIR में, जो किसी ने कंप्लेंट नहीं की है उनको भी क्या कर सकती है पुलिस बाद में ऐड कर देगी।
So we will continue our next topic, what is the role of the public prosecutor. So let's start. अभी हमने क्या पढ़ा कि पुलिस, the role of police. Now we will start what is the role of the public prosecutor. A criminal offense is regarded as a public wrong. कि कहीं पे भी कोई क्राइम हुआ है, क्रिमिनल ऑफेंस, तो कैसा होता है, पब्लिकली उसको गलत समझा जाता है कि रॉन्ग है वो. What is meant by this is that it is considered to have been committed not only against the affected victim but against society as a whole. अब कहीं पे कोई क्राइम हुआ है कि क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो पब्लिकली कैसे गलत है. जब हमने जैसे शांति के बारे में पढ़ा था, उसने चोरी की तो किसके खिलाफ एक गलत है, ऑफेंस चोरी करना एक गलत है और ये सोसाइटी के लिए एक अच्छी बात नहीं है. तो इसीलिए इसका मतलब क्या है कि व्हाट इज मेंट बाय दिस, इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी जो भी कमिटेड है कि कहाँ पे चोरी हुई या कोई इस तरह का क्राइम हुआ है, तो वो किसको, विक्टिम जो है, गुनहगार किसको पूरा अफेक्ट कर रहा है, पूरी की पूरी सोसाइटी को. डू यू रिमेम्बर द केस ऑफ द डाउरी डेथ ऑफ सुधा दैट वी रीड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर. इससे पहले वाले जो हमने जुडिशरी पढ़ा था, उससे पहले वाले चैप्टर में एक सुधा की स्टोरी पढ़ी थी, जिसको दहेज के कारण क्या किया था, उसके ससुर ने और उसके हस्बैंड ने जला दिया था. ये हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था. द केस अगेंस्ट द एक्यूज लक्ष्मण एंड हिज फैमिली वाज प्रेजेंटेड बाय द स्टेट. अब वो कोई इंडिविजुअली नहीं था, वो केस लक्ष्मण उसके फैमिली का था, जो सुधा को जिन्होंने मार दिया था, वो किसके थ्रू, स्टेट के थ्रू प्रेजेंट किया गया था. इसीलिए उसको हम कैसे बोलेंगे, दैट्स व्हाई द केस वाज कॉल्ड स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स. और स्टेट क्योंकि वो इंसिडेंट कहाँ हुआ था, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ था. तो जब हम उसको बोलेंगे कि कौन सा केस था, तो केस कैसा होगा कि द केस वर्सेस लक्ष्मण, केस कैसा होगा, स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स में. सिमिलरली द अबव केस कैन बी कॉल्ड, अब जो शांति किसका था, सिंधे और शांति वाला केस भी था, वो भी चोरी का था, वो भी क्या करेगा, सोसाइटी को अफेक्ट करेगा. उसी तरह से हम इसको भी कैसे बोलेंगे, स्टेट वर्सेस शांति हेम्बरम. और बल्कि इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि शांति हेम्बरम एंड या ऐसा नहीं बोलेंगे मिसेस सिंधे वर्सेस शांति हेम्बरम. क्यों, क्योंकि ये क्राइम है जो कि पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर सकते हैं. तो उसको क्या करेंगे, स्टेट वर्सेस, हम उसको बोलेंगे स्टेट वर्सेस शांति हेम्बरम. जब केस उसको कहीं पे फाइल किया जाएगा तो इस तरह से करेगा. इन कोर्ट इट इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. अब स्टेट की तरफ से जो लड़ता है केस, उसको क्या बोला जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर. एक देखिए यहाँ पे वर्ड आया पब्लिक प्रोसिक्यूटर. ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्टेट को, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, उसको रिप्रेजेंट करेगा. द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बिगिंस once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. अब ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल कब शुरू होता है, जब पुलिस ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन कर ली और चार्जशीट को कहाँ पे, कोर्ट में फाइल किया, उसके बाद इसका रोल शुरू होगा. he or she has no role to play in the investigation. लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसमें वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का उस ड्यूरेशन में कोई भी रोल नहीं होगा. The prosecutor must conduct the prosecution on behalf of the state. और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो क्या प्रोसिक्यूशन किसके बिहाफ पे करता है, स्टेट के बिहाफ पे करे, किसी इंडिविजुअल के नहीं बल्कि पूरे के पूरे स्टेट के बिहाफ पे कर रहा है. As an officer of the court, it is his or her duty to act impartially. Now one more word has come, that is impartially. अब उस ऑफिसर की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ये ड्यूटी है, क्योंकि एक कैसा है, वो एक ऑफिसर है किसका, कोर्ट का. तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो कैसे एक्ट करे, इम्पार्शली एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटेरियल फैक्ट, विटनेसेस एंड एविडेंस बिफोर द कोर्ट टू इनेबल द कोर्ट टू डिसाइड द केस. अब ये एक कोर्ट का ऑफिसर है, तो इसकी ड्यूटी बनती है कि वो इम्पार्शली एक्ट करे. इम्पार्शली मीन्स विदाउट डूइंग एनी फेवर, किसी का पक्षपात किए बिना वो क्या करेगा, अपने काम करेगा. मतलब जो अपना रोल प्ले कर रहा है, किसी के साथ भी बिना फेवर किए उस रोल को प्ले करेगा. So this is the role of the public prosecutor. We will continue the chapter in the next video. The role of the judge.